जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। अब सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा जो ये फिजिक्स का सेशन है, ये तीसरा सेशन होगा, यानी तीसरा क्लास है। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट का मतलब ये हुआ कि प्रकाश, और प्रकाश में जो भी दर्पण से संबंधित चीज़ें हैं उसमें हमने दर्पण के बारे में बताया, प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया है। और उसके बाद हमने समतल दर्पण से संबंधित जो भी चीज़ें, उससे सवाल जो भी बनते हैं, उन सारी चीज़ों पर हमने डिस्कशन किया है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, ये मुख्य रूप से हमारा होगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने दर्पण के प्रकार के बारे में बताया है। अगर आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपकी 12th और उसके साथ साथ 10th की जो भी तैयारियां हैं उसको हम अच्छी तरीके से कवर करा सकें। तो यहाँ पर गोलीय दर्पण जो होता है वो क्या होता है, हम इसकी डिफिनीशन पहले लिखेंगे, उसके बाद इसकी फिगर को समझेंगे। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोली का मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु गोल है, ठीक है ना, उसी का क्या होता है, ये भाग होता है। तो गोलीय दर्पण कांच के कटे खोखले गोले का भाग होता है। कटे खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक तल में पालिश लगी होती है और दूसरा तल परावर्तक का कार्य करता है। ठीक है ना। तो गोली दर्पण हमने क्या बताया कि गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण कांच के कटे खोखले गोले का भाग होता है, जिसके एक तल में कालिख या पॉलिश लगी होती है, दूसरा तल परावर्तक का कार्य करता है। अब ये कैसे होते हैं हम इसको इस फिगर में समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो दर्पण दिख रहे हैं। हमने क्या बताया, कांच के कटे खोखले गोले का भाग होता है। तो यहाँ पर देखिए ये खोखले गोले का ही भाग है, जिसको काट कर दो भागों में बांटा गया है। ये जो होता है, हमने बताया कि एक तल में पॉलिश लगी होती है। तो देखिए बाहर वाले तल पे हमने पॉलिश लगाया हुआ है। पॉलिश भी किसका होता है, पारा लगाकर उसके बाद उस पर हम क्या करते हैं, लेड ऑक्साइड के पॉलिश लगा देते हैं। तो ये पॉलिश लग गई। अब अंदर वाला जो भाग होता है वो परावर्तक का कार्य करेगा। जो भी प्रकाश की किरण इधर से जाएंगी, टकरा के क्या होंगी, इसी डायरेक्शन में वापस चली आएंगी, क्योंकि इधर पॉलिश लगी हुई है, प्रकाश की किरणें बाहर नहीं जाएंगी। लेकिन अगर पॉलिश उभरे हुए भाग पर लगी होगी और धंसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करेगा, तो उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर। यानी अगर पॉलिश उभरे हुए भाग पर लगी होगी और धंसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करेगा तो वो कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण कहलाएगा। और अगर पॉलिश धंसे हुए भाग पर लगी होगी और उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करेगा तो उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। यह उत्तल दर्पण है, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। ये उत्तल दर्पण है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उत्तल दर्पण क्या होता है कि पॉलिश धंसे हुए भाग पर लगी होती है, उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है। अवतल दर्पण क्या होता है कि पॉलिश उभरे हुए भाग पर लगी होती है, धंसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है। ये हो गए दर्पण। अब दर्पण के बाद हम दर्पण से संबंधित कुछ चीज़ों को समझेंगे। कुछ चीज़ों को समझने का मतलब क्या है कि दर्पण से संबंधित जो भी पॉइंट्स होते हैं, यानी इसके दर्पण के ध्रुव, दर्पण के प्रकाशिक वक्रता केंद्र, तो इन सारी चीज़ों पे हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। हमने यहाँ पर समझ लिया कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब एक एक करके हम बात करेंगे दर्पण से संबंधित मुख्य बिंदु पर। इसमें सबसे पहले दर्पण से संबंधित बिंदु में हम बात करेंगे दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दर्पण का ध्रुव क्या होता है कि दर्पण के परावर्तन तल के दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को
मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं? इसे P से व्यक्त करते हैं। व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? P से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर P का मतलब पोल यहाँ पर हो जाएगा। अब उसको हम यहाँ पर फिगर में समझाएंगे। देखिए, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसका ध्रुव जो होगा ये दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु होगा, यानी P होगा यहाँ पर। इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट हैं, उस पर बात करेंगे। अब हम बात करेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, वह केंद्र ही दर्पण की वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। केंद्र कहलाता है। ठीक है ना। तो वक्रता केंद्र क्या होता है हम यहाँ पर फिगर में समझेंगे। तो देखिए, हमने वक्रता केंद्र क्या बताया कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये दर्पण है, ये इस खोखले गोले का भाग है, इसका केंद्र ही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? इसे C से व्यक्त करते हैं। ये बात ध्यान रखिए, व्यक्त करते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप समझेंगे नहीं तो फिर आपको फार्मूला डिराइव करने में दिक्कतें हो सकती हैं। अब देखिए, मुख्य अक्ष क्या होता है कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है समझना है। यहाँ पर हम फिगर में इस सारी चीज़ों को बता रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर फिगर में हमने एक दर्पण बनाया है। ये ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाएगी? यही मुख्य अक्ष कहलाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये मुख्य अक्ष हो गया। अब उसके बाद मुख्य फोकस की हम बात करेंगे। देखिए, मुख्य फोकस क्या होता है? तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती अथवा फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है। तो उसे हम कहते हैं मुख्य फोकस। अब ये क्या होता है, इसको फिगर में हम समझेंगे। तो यहाँ देखिए, दो फिगर हैं।
तो हमने क्या बताया कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वह मुख्य फोकस होगी। तो ये अवतल दर्पण में होता है कि मुख्य अक्ष को किसी बिंदु पर काटती है और जिस बिंदु पर काटती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। और अगर उत्तल दर्पण है तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ऐसे टकरा के फैल रही हैं, जिस बिंदु से फैल रही हैं उस बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस, यानी इसे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फोकस दूरी की, ठीक है ना। चलिए हम फोकस दूरी की बात कर लेते हैं। तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को मुख्य फोकस के बीच की दूरी को मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात R इक्वल टू क्या होता है? 2f, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के बराबर होती है, फोकस दूरी के 2 गुना होती है, या f का मान निकालेंगे तो R/2 हो जाएगी, ठीक है ना। इसके वो फिगर में समझते हैं। देखिए फिगर में हमने क्या बताया कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, इनकी बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं मुख्य फोकस, और यह मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं फोकस दूरी, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो ये फिगर में हमने चीज़ों को समझाया है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बगैर इस सारी चीज़ों को समझे आप दर्पण पे आधारित जो भी सवाल हैं, जो भी उसके सूत्र हैं, उसको आप समझ नहीं सकते। तो इसलिए हमने ये सारी चीज़ों को समझाया है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो दर्पण के जो सूत्र होते हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे, यानी अगली वीडियो में हम दर्पण के सूत्र को डिराइव करेंगे। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से नोट्स भी बना सकते हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।